हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लास्ट में हमने पढ़ा था जनरल ट्रेंड्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। और इसमें हम फर्स्ट कर चुके थे एटॉमिक रेडियस, राइट। अब हमारा आज का सेकंड वीडियो जो है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वाला जो अपने का टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, करेक्ट। तो अब समझिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। हम लोगों ने 11th क्लास में इसको पढ़ा था। क्या है ये? द मिनिमम एनर्जी which is required to remove the loosely bonded outer electron from an isolated gaseous atom। तो ये क्या होती है? द एनर्जी, मतलब ये आयोनाइजेशन एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। कहाँ से? तो लूजली बॉन्डेड, सबसे बाहर वाला आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको कहाँ से इसको हटाना है? आइसोलेटेड गैसियस एटम जो होता है, आइसोलेटेड मतलब कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता है, सिंगल फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है। गैसियस एटम जो होता है, जब दो एटम्स के बीच में सबसे मिनिमम टाइप की बॉन्डिंग होती है तब हम उसको आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते हैं। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ एक बात समझना, हम बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो अभी आपने लास्ट वीडियो में रेडियस पढ़ी थी, राइट। और आपने रेडियस में क्या कहा कि स्कैंडियम से लगाकर जिंक तक आपने देखा कि स्कैंडियम से क्रोमियम मैग्नीज तक, तो क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था, मैं वापस याद दिला रहा हूँ, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था, इसलिए साइज क्या हो रही थी? डिक्रीज, राइट। Z इफेक्टिव बढ़ा तो साइज डिक्रीज, और उसके बाद में साइज लगभग क्या हो रही थी? सेम। और उसका कारण था कि Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट क्या हो जा रहे थे? बैलेंस या सेम हो जा रहे थे। इसलिए जो साइज है वो क्या हो रही थी? कांस्टेंट जा रही थी। हालांकि कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर बहुत माइन्यूट चेंज आपको देखने को मिल रहा था। आ रही बात समझ में? और आप सब जानते हो कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो, देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगी? तो जितनी साइज छोटी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। सब जानते हैं साइज जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन उतना ही नज़दीक नज़दीक जाएगा न्यूक्लियस से, और उसका मतलब उसको निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस रिलेशन को आप सब जानते हो, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, है ना, तो होना यही चाहिए, क्योंकि अब देखो साइज डिक्रीज हो रही है। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और उसके बाद में आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट सेम या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा और वो कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ एक स्टेटमेंट निकल कर आता है, और वो स्टेटमेंट ये है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम 3D सीरीज की बात करें स्पेशली, तो स्कैंडियम से जिंक की तरफ जब आप मूव करते हो तो इनकी जितनी भी आयोनाइजेशन एनर्जीज है, और हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज की,
वो सब की सब स्कैंडियम से लगाकर जिंक तक जाने के दौरान 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रिजेंबल करती है। मतलब मिनिमम से मिनिमम स्कैंडियम टू जिंक जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो रहेगी 6, और जो हाईएस्ट रह जाएगी वो रह जाएगी 10। और ये कोई एक बहुत बड़ा चेंज नहीं है। मतलब आप 10 एलिमेंट्स के लिए अगर देखें तो उस केस में 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस। इनके बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको डेटा का, तो स्कैंडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है 6.56 के अराउंड। उसके बाद में 6.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है टाइटेनियम का। और आप ऐसे 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 आगे चले तो लास्ट में आपका जो जिंक है उसकी हो जाती है 9.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझे? मतलब 6.56 से लगाकर 9.39, तो हम ऑलमोस्ट मान रहे हैं 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रिजेंबल करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे मिनिमम यही है 6.56 और सबसे मैक्सिमम यही है 9.39। ऑब्वियसली बढ़ती है एनर्जी, लेफ़्ट टू राइट जाओगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जब भी आप किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो साइज़ क्या होती है? साइज डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना। अब ऐसे केस में आपको क्या ध्यान में रखना है? बढ़ेगी ज़रूर लेकिन इनका डिफरेंस कम आएगा। अगर ये का ये जनरल ट्रेंड होता, साइज बिल्कुल बहुत अच्छी से डिक्रीज हो रही होती, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते कि आयोनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीजमेंट भी बहुत ज़्यादा होता। अब आपने अभी कल लास्ट वीडियो में आपने देखा कि साइज में डिक्रीजमेंट कुछ खास नहीं हो रहा है, और उसका रीज़न जो हमने बताया था, कि जो Z इफेक्टिव है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या हो जा रहा है? बैलेंस हो जा रहा है, और ऐसे कारण से साइज में कोई खास इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलता। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ से आया? कि जो आपको इनकमिंग n-1 डी इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, वो आउटर इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। अब Z इफेक्टिव तो अपना काम कर ही रहा है, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर या साइज एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। बट ये जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं, और उसी वजह से ये एक दूसरे को क्या कर जाते हैं? ओपोज कर जाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। सीधा फैक्ट देखो, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो एकदम से आप बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आपने एटॉमिक साइज के लिए अपन ने कल डेटा भी दिए थे कि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज बढ़ रही है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। तो आप जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसको बिल्कुल डायरेक्टली उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, है ना। कुछ जगह पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही थी, कुछ पे डिक्रीज हो रही थी, है ना। कल हमने देखा था उसमें। तो ऐसा आप बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करोगे, बहुत सारे फैक्टर अलग भी लगते हैं। हम एक जनरल एक आइडिया ले रहे हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और साइज के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पे हम एक आउटलुक निकाल रहे हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसे सोचें नहीं, हम लोग एक जनरल बात करें, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो Z इफेक्टिव को बैलेंस कर जाएगा। आपकी साइज में जो डिक्रीजमेंट हो रहा है उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ज़रूर, पर वो जो इंक्रीजमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। एक बात समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ पर एक और सवाल निकल कर आता है। ये जो बात करी वो थी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की। अगर आप सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो देखो, आगे अभी आएगा नेक्स्ट अपना जो सेकेंड लास्ट अभी टॉपिक आएगा वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं एक जनरल बात बता दूं कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की टेंडेंसी रखते हैं। अब देखो यही वापस बात, अभी अपन ने पॉइंट पढ़े थे कि ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स रख सकते हैं, मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। पर जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ऑर्बिटल्स की, जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो कौन सी है? +2। मतलब सब के सब +2 में रहना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके ट्रेंड में थोड़ा चेंज है। मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपको देखने को मिलेगी, पहली बात वो फर्स्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर जेड इफेक्टिव कम और सेकेंड वाले पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा। ठीक है। दूसरा, इनके बीच का डिफरेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि 6.56 से लगाकर फिर सेकंड आ जाएगा 6.83। देखिए लगभग 0.30 के आसपास का फर्क है ना। तो वहाँ अगर आप देखें तो वहाँ 0.30 का नहीं, ऑलमोस्ट 1 का फर्क आ जाता है। जैसे स्कैंडियम की सेकंड आई की वैल्यू होती है 12.91, तो उसे फिर आपके वेनेडियम की हो जाती है 13.69। देख लीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपकी बुक्स में नहीं दे रखे, समझने के लिहाज से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेकेंड आईई में सबसे हाईएस्ट किसकी होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा देखें तो कॉपर की, और एक होती है क्रोमियम की, है ना। मतलब क्रोमियम और कॉपर की जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी होती है। भाई कॉपर की तो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद में कॉपर के बाद में फिर पीछे पीछे चलते हो तो 18.21 हो जाएगी निकल की, फिर कोबाल्ट की हो जाती है, आयरन की हो जाती है, मैग्नीज की हो जाती है। क्रोमियम की जो देखें तो क्रोमियम की आयरन से ज़्यादा होती है। मतलब निकल एक थोड़ा सा बीच में आ जाता है ज़्यादा 18.21, बाकी क्रोमियम की आप देखें तो 16.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। अब यहाँ से एक छोटा सा सवाल बनता है कि क्रोमियम और कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा आंसर देना है। क्या आंसर देना है कि आप जानते हैं कि क्रोमियम और कॉपर, अगर मैं पहले क्रोमियम का लिखूं तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा था 3d5 4s1, और कॉपर का देखा था आपने 3d10 4s1। तो अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो तो 4s1 से निकल जाएगा, लेकिन जब आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा क्रोमियम और कॉपर से, तो आपको एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। फुल्ली फिल्ड जिसको आप बोल सकते हो या हाफ फिल्ड आप बोल सकते हो, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपका जो क्वेश्चन बन जाता है वो क्वेश्चन क्या बन जाता है, मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ध्यान से देखें आप। दो क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे आ जाते हैं। पहला कि जनरल ट्रेंड क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का, जनरल ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। तो आपको वही पूरा का पूरा बता देना है कि ऐसा क्यों होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 6 से लगाकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच रिजेंबल करता है, और इसका रीज़न दे देना है। क्योंकि ऐसा करने का कारण क्या है, क्योंकि आप जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो उस केस में आपके क्रोमियम के आगे जब आप बढ़ते हो तो जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, बैलेंस कर जाते हैं, और ऐसे केस में इनकी साइज़ जो है वो जो डिक्रीजमेंट है, साइज़ का डिक्रीजमेंट वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और सेकंड क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो सेकंड आईई है ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज हाई, गिव द रीज़न। क्यों, तो आपको बता देना है क्योंकि यहाँ पर जो है कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड, क्रोमियम के केस में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हाफ फिल्ड, और कॉपर के केस में क्या हो जाएगा, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है या जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है मेटेलिक नेचर। तीसरा पॉइंट हो जाता है मेटेलिक नेचर। इसको समझे।
तो मेटेलिक नेचर की बात करते हैं। तो देखो मेटेलिक नेचर में आप समझें तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करें वो तो बड़ी क्लियर है। एक तो सारे के सारे क्या है, ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मेटल्स, और इनमें काफ़ी सारे मेटल्स के करेक्टर्स होते हैं। जैसे मेटेलिक करेक्टर की बात करें तो इनकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई, हाई डेंसिटीज़। उसके अलावा हार्ड होते हैं, उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर होते हैं, मतलब कंडक्शन करते हैं। उसके अलावा इनके पास क्या होती है, मेटेलिक लस्टर होती है, चमक जो है वो इनके पास होती है। तो ये सब चीज़ें इनको क्या बनाती है, ये सब चीज़ें इनको एक मेटल के कैरेक्टर्स को डिसाइड करने में हेल्प करती है। ये कुछ बातें। दूसरी बात अगर हम कहें तो मेटेलिक नेचर में जैसा कि आपने बताया कि मेटल्स होने के लिए, तो आपको पता है मेटल्स होने के लिए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स होने के लिए क्या ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ईजीली एक्सचेंज्ड। मतलब आपको यहाँ पे कंडक्शन शो करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए आसानी से एक्सचेंज करने के लिए। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इन सब की, देखो अभी अपन ने पढ़ा कि इन सब की मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच रिजेंबल करती है, जो कि क्या है, बहुत लो है, कोई हाई नहीं है। मतलब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। इस वजह से ये क्या होते हैं, एक गुड मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। क्या समझे? देखो इसको समझना बहुत आसान भी है। क्या कहा हमने कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कम है, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में जब अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो ये क्या हुए, एक अच्छे मेटल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक आपकी एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज ड्यू टू देयर रिलेटिवली लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो गुड मेटेलिक कैरेक्टर के पीछे जो एक रीज़न है वो रीज़न है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करने के लिए फ्री होने चाहिए, और इस कारण से इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो सेकंड रीज़न आपके पास हो गया कि वेकेंट ऑर्बिटल्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन आउटर मोस्ट शेल, ये भी एक रीज़न हो जाता है इनका मेटेलिक नेचर शो करने के पीछे। बोलो बात समझ में आई? वेरी गुड। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये एक अच्छे मेटेलिक नेचर क्यों रखते हैं। तो पहला रीज़न कि इनके आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ किया जा सकता है। और दूसरा, इनके पास डी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट होता है, और ये भी एक कारण हो जाता है कि देखो हम लोगों को पता है ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर क्यों होता था, तो हमने कहा था कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्री होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होगा तभी वो कंडक्शन शो कर पाएगा। एक तो ये बात। दूसरा, इसका जो हार्डनेस है, हार्डनेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के पीछे का रीज़न क्या दिया है, इसके पीछे का रीज़न दिया है कि इनके पास स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? इनके पास स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है,
तो ऐसा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड कब देखा जाता है? जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो क्या मेटालिक नेचर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही मेटालिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और उतना ही वो मॉलिक्यूल हार्ड होगा, है ना। तो अगर हार्डनेस की, अब मेटालिक नेचर की जगह अगर मैं हार्डनेस लिखूँ तो और भी ज़्यादा सही लगेगा कि जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो हार्डनेस को बिल्कुल डायरेक्टली डिफाइन करता है। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो देखो स्कैंडियम से हम बात करते हैं मैग्नीज की तरफ और फिर उसके बाद में जिंक की तरफ। देखें ज़रा, हमने पढ़ा था 3d14s2, तो स्कैंडियम में सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम में हो जाएंगे 2, ठीक है। उसके बाद में क्रोमियम में हो जाएंगे 3, ठीक है। तो स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, सॉरी टाइटेनियम, देखिए स्कैंडियम में तो 3d14s2, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 4 और मैग्नीज में कितने हैं? 5, क्योंकि 3d5 4s2, राइट। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अच्छा, क्रोमियम के लिए आप पहले बोलते भी थे कि 3d5 4s1, ठीक है। तो ये बाद की बात है, पहले कितने हैं? तो 3d4 4s2 और s वाला इलेक्ट्रॉन आके 3d4 को 3d5 बनाता था, तो वो बाद की बात है। इन जनरल क्या बोलेंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। मैग्नीज के बाद पास 5। अब आयरन की तरफ चलते हो तो आयरन के पास होता है 3d6 4s2, राइट। अब जो 3d6 है, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन जब आप भरते हो तो क्या करते हो? d ऑर्बिटल में तो 1 2 3 4 और 5 तक तो ठीक है। 6th जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये तो पेड हो गया, तो अनपेड कितने बचे? 4। कितने बच गए? 4। 1 2 3 4। तो आयरन के पास में अनपेड कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। कोबाल्ट के पास वापस 3, फिर वापस हो जाएगा 2 और लास्ट में हो जाएगा 1 और जिंक के पास क्या बच जाएंगे? 0। तो ये निकल के लिए, फिर कॉपर के लिए और फिर जिंक के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आयरन, इसके लिए और इसके लिए, और इसके पास हो जाएंगे 0। तो पॉइंट क्या निकला? पॉइंट ये निकला कि जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी हार्डनेस भी ज़्यादा। तो यही कारण है कि क्रोमियम, और अगर सेकंड सीरीज की बात करें नेक्स्ट के, तो मॉलिब्डेनम और फिर उससे नीचे टंगस्टन, अपने यहाँ पे क्रोमियम। तो क्रोमियम जो है वो क्या है? सबसे हार्ड, बहुत हार्ड, है ना, बहुत हार्ड एलिमेंट है। उसके बाद में 3D सीरीज की बात करें, और अगर बात करें जिंक की, तो जिंक के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। तो ये वेरी हार्ड में नहीं आता, मतलब बहुत स्लाइट हार्ड, या फिर आप इसको सॉफ्ट कैटेगरी में भी डाल सकते हो। तो समझ में आ गई बात आपको? एज वेल एज अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, हार्डनेस ऑफ द मेटल ऑल्सो इंक्रीजेज। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, फोर्थ पॉइंट की। और हम यहाँ पे अभी जो फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं वो फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं हम लोग कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, राइट। तो हम लोगों का फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। मैं ऑक्सीडेशन नंबर को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर भी बड़ी कॉमन चीज़ है, देखो कैटलिस्ट, आप सब जानते हो कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट को अगर जनरल वे में कहें तो एक केमिकल कंपाउंड विच इंक्रीज द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो स्पीड को बढ़ा देता है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड है, रेट है,
उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यहाँ पर एक और नई चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि हम लोग 12th क्लास को पढ़ रहे हैं, 11th में भी हालांकि कभी कभी बता देते हैं कि ऐसे कैसे कोई किसी की रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है। तो उसके लिए बताया जाता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। इसको समझना कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने का क्या सीन है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि भाई जैसे कि आप लोग किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हो जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ कोई अब इसका अपन एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं, तो ये है हमारा रिएक्टेंट यहाँ पर। और हर एक रिएक्शन के लिए क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है। ये है एनर्जी बैरियर, यहाँ एनर्जी है, ठीक है। तो इस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और या इसको ऐसे लिख दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी, शॉर्ट में इसको EA लिख देते हैं, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम या रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये लीजिए, अब कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए कि चाहिए। जैसे अपने एग्जाम में होता है, किसी एग्जाम को पास करने के लिए 30 मार्क्स 33 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो कम से कम इतने तो चाहिए ही चाहिए। अब कैटलिस्ट आके करता क्या है, कैटलिस्ट एक्चुअली में इस एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को कम कर देता है। मतलब अब किसी को रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे सिर्फ इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने एग्ज़ाम ले रहे हैं और आपको किसी ने बोल दिया कि इस एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसमें से कम 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे तो आप पास हो। अब 40 मार्क्स की तैयारी किसी की थी नहीं, मान लीजिए सपोज सरप्राइज टेस्ट था, तो फिर बच्चों ने क्या बोल दिया, सर पेपर दे के बोल दिया सर 30 मार्क्स ले आएंगे, 40 तो नहीं ला पाएंगे, 30 मार्क्स तक वाले को पास कर देना प्लीज़। तो किसी से उन्होंने रिक्वेस्ट करवा के 30 मार्क्स, मतलब उन्होंने बैरियर जो था वो 40 से कहाँ ले गए, वो 30 पे ले गए। और जिसकी हेल्प से, जिसकी सिफारिश से ये 40 से 30 का बैरियर बन गया, वो आदमी या वो बंदा क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट कहलाएगा। और एक और जो छोटी चीज़ आप पढ़ते आते हो 10th क्लास में कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन कैटलिस्ट अपना काम करता है। अब इसको समझना यूँ होता है कि रिएक्शन में पार्ट तो लेगा, पर जितनी अमाउंट में जैसा कैटलिस्ट हमको लिया था आफ्टर द रिएक्शन, उतनी ही अमाउंट में उतना ही वैसा ही कैटलिस्ट वापस मिल जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो अनचेंज रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर अब आराम से रिएक्शन को कंप्लीट करवा देता है। ये होता है कैटलिस्ट की खासियत, ठीक है। तो अब हमारा जो सवाल है वो ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। वाई ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं, इसका कारण बताना है। तो देखो इसका भी कारण यही है कि जो पार्शियली फिल्ड n-1 डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है, पार्शियली फिल्ड n-1 डी ऑर्बिटल्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब इसको भी थोड़ा समझना। देखिए एक्चुअली कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, मतलब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने हैं तो उनको एक क्या देता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया, जिससे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाए और फिर उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाए। तो ऐसे तो फ्री केस में तो बॉन्डिंग पॉसिबल थी नहीं, इसलिए उनको नज़दीक लाने के लिए
कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए कैटलिस्ट वो अच्छा होगा जिसके पास फ्री वैलेंसीज अवेलेबल होगी। क्या होगी? फ्री वैलेंसीज अवेलेबल होगी। फ्री वैलेंसी अवेलेबल होगी तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट आगे उसके ऊपर अटैच हो पाएंगे। और फ्री वैलेंसी अवेलेबल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या सबसे अच्छी बात इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनकम्प्लीट फिल्ड जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी प्रेजेंस से क्या हो सकता है? उससे एक अच्छा इंटरमीडिएट बन सकता है। इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल हेल्प्स टू फॉर्म इंटरमीडिएट। सर ये इंटरमीडिएट क्या है? जब भी ये देखो, ये जो मैंने बनाया है ना, ये सब क्या है? ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। और नीचे जो मैंने ये जो ब्रॉड लाइन बनाई है ये है आपके कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का सरफेस एरिया। जब कैटलिस्ट किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ एक बार के लिए अटैच हो जाता है तो वो कहलाता है इंटरमीडिएट, और ये परमानेंटली अटैच नहीं होता। देखो मैं एक आपको जनरल तरीका बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट है ए और बी, ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते ऐसे फ्री स्टेट में। तो क्या होता है? तो कैटलिस्ट आता है। ये है हमारा कैटलिस्ट, ये इनको दे रहा है सरफेस, और सरफेस देने के लिए इसके पास क्या होनी चाहिए? फ्री वैलेंसी। अब ए आ गया इधर और बी आ गया इधर। अब इससे फ़र्क क्या हुआ? देखो पहले कैटलिस्ट की प्रेजेंस नहीं थी तो ए और बी एक दूसरे के पास पास भी आने को तैयार नहीं थे, और ना उनके पास कोई ऐसा चांस था। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ए और बी दोनों एक दूसरे से पास पास आ गए और एक ही जगह पे अटैच हो गए। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए तो इनके बीच में एक तरह का बॉन्ड पॉसिबल हो जाएगा। अब देखिए ये जो स्टेट कहलाती है, ये स्टेट कहलाती है इंटरमीडिएट। ठीक है। अब क्या होता है? जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए तो अब जैसे जैसे ए और बी के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा वैसे वैसे कैटलिस्ट और इनके बीच का बॉन्ड वीक होता जाएगा, और फाइनली ये दोनों तो आपस में स्ट्रांग बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएंगे और कैटलिस्ट वापस जैसा था वो अलग से वापस आपके पास आ जाएगा, और ये किसी नए मॉलिक्यूल के लिए रिएक्शन में काम में आ जाएगा। ये ठीक इसी तरह से काम करता है। ये थ्योरीज वगैरह हैं आपके सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस थ्योरी वगैरह ये सारे हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आ रही है बात समझ में? तो इंटरमीडिएट जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे के पास अटैच हो जाते हैं तो वो एक अनस्टेबल टाइप की स्टेज बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके बनती है। राइट। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि कहाँ कहाँ डी ऑर्बिटल को आपने देखा है एज अ कैटलिस्ट। तो देखो बहुत कॉमन जगहों पे देखा है, और सबसे पहली तो मैं बात बताऊँ आपको, तो एक आपने पढ़ा था वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में, याद होगा आपको, है ना? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में, और वहाँ आपको पता हो तो हमने निकल की प्रेजेंस की थी। और अगर 11th क्लास में अगर आपको याद आ रहा हो तो 11th क्लास में हमने कहा था कि आप लोगों ने एल्कीन से एल्केन बनाने में, सैबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, एल्कीन से एल्केन बनाने में, तो आपको पता होना चाहिए तो निकल की प्रेजेंस हमने ली थी। जब हमने क्या कहा था? टेम्परेचर लेना पड़ेगा, और प्लेटिनम और पैलेडियम लिया था। उस समय हमको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो प्लेटिनम और पैलेडियम भी डी ब्लॉक एलिमेंट में ही आते हैं और निकल भी डी ब्लॉक में ही आता है। बस ये याद रखना है कि निकल के टाइम आपको टेम्परेचर क्या रखना है? हाई रखना है। तो एक एग्जाम्पल तो हो गया आपका वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में। दूसरा एग्जाम्पल ये भी आपने अभी पॉलीमर में पढ़ा था, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। किसी को याद हो तो देखना, मुझे एक बार बता देना कमेंट बॉक्स में कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट किस प्रकार के पॉलीथीन को बनाने में काम में आता है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है।
मैं बता दूं जिगलर नाटा कैटलिस्ट था क्या, तो हम लोगों ने देखा था कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का मिक्सचर जो था वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहलाता था और पॉलीथीन बनाने में काम में आता था, राइट। तो ये भी हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो आपको टाइटेनियम दिख रहा है ना, R3Al Cl वगैरह को छोड़ दो, टाइटेनियम जो है वो क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही तो है ना, स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम आता है। तो ये भी आपका क्या है, एक तरह का एक डी ब्लॉक एलिमेंट में आ जाता है। तो सेकंड हो गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट में, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा अनकॉमन है, सुना हुआ नहीं होगा शायद। अमोनिया फॉर्मेशन, NH3 फॉर्मेशन बाय हैबर प्रोसेस, ये आ गया आपके 12th में है। हैबर प्रोसेस से जब आप अमोनिया बनाते हो, तो अमोनिया बनाने की रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है, N2 3H2, और ये आयरन या मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर भी आपका आयरन और मोलिब्डेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये सभी एग्जाम्पल आपके सामने जो आए हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल डी ब्लॉक एलिमेंट की कैटेगरी में ही आते हैं और एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न आपको देना है, क्योंकि इनके पास पार्शियली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए इनके पास फ्री वैलेंसी अवेलेबल होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण से। तो जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे जिंक, वो एक बहुत अच्छे कैटलिस्ट का काम नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। थैंक यू।